डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई उस पे हम बात करेंगे। और एक भारतीय होने के नाते आप सभी को ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है उसको हमें पता रहना चाहिए। तो हम चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। मतलब ये जो शिक्षा नीति आई है 2020 को, ये मतलब सरकार ने कहा है कि इसे अब क्रियान्वयन किया जाएगा, मतलब चलाया जाएगा। अब इसको इसी के अनुसार एजुकेशन होगा। तो नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिस्थापित करेगी। मतलब 1986 का जो शिक्षा नीति थी वही हमारी चलती आ रही थी। जो 1986 की उसको क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, उसकी जगह पे हमारी नई शिक्षा नीति लाई गई है। तो अब हम देखते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। मेन पॉइंट इसका देख लेते हैं हम क्या क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2020 में शिक्षा की पहुंच जो होगी वो समानता और गुणवत्ता और वहनीय शिक्षा के उत्तरदायी जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो हमारी समानता है, मतलब हम किसी चीज़ को, जो एजुकेशन है वो ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग एजुकेशन होगा, नहीं, सभी लोग को एक जैसा एजुकेशन मिलेगा आपकी। इस समिति का गठन जो हुआ था डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में हुआ था, जो जून 2017 में इसरो के प्रमुख थे। ठीक है। NEP 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो राज्य सरकार है, जो GDP ये लोग लेते हैं उसका क्या करेंगे, 6% ये किस पे देंगे, ये 6% क्या करेंगे, एजुकेशन पे देंगे। फिर नई शिक्षा नीति में वर्तमान की सक्रिय 3+2 वाली व्यवस्था को हटा के 5+3+3+4 वाली सिस्टम चलेगा। मतलब ऐसे में आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा, उसके बाद 2 साल है वो फर्स्ट सेकेंड होगा, फिर 3 साल में 3 4 5 में जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि +3, उसके बाद 6 7 8, फिर 9 10 11 12 ऐसे होगा। फिर देखिए, तकनीकी शिक्षा और भाषाई बातों को दूर करके दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को तकनीकी का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इसमें तकनीकी है और किसके लिए बढ़ावा दिया गया है, दिव्यांग छात्रों के लिए। इस शिक्षा नीति में छात्र रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार में भावना से प्रस्तावित होंगे। ऐसा आप सोच सकते हैं कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत ही रटन प्रणाली रहती थी, मतलब कुछ भी याद कर लो, कुछ भी सुना दो, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब क्या होगा कि रचनात्मकता की सोच और तार्किक निर्णय पे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। मतलब बच्चा कोई अलग तरीके से सोच रहा है, जो नहीं कि आपकी डिफिनीशन वही दे रहा है जो आप बताए हैं, तो इस तरीके से चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को नाम बदल के क्या किया गया है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री पे मंजूरी दी गई है। NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने के अधिक आकर्षण है। मतलब आप पहले रिसोर्स सुनेंगे तो उसमें आपका शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जब आप सुनेंगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री तो आपका शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो इस हिसाब से इसमें बातें कही गई हैं। तो फिर हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं जो हम आप बताएं कि मॉडल जो ये 5+3+3+4 वाले है वो मॉडल किस तरीके से है। ये जो प्रारंभिक शिक्षा है तो 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूह में बांटा गया। मतलब 3 से 8 तक के वर्ष की आयु तक के बच्चों को किस तरीके से, 3 वर्ष से 6 वर्ष, मतलब 3 साल जो होगी 3 से 6 वर्ष, उसमें आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्ता प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखभाल और शिक्षा को प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जो प्राइमरी वाले में भेजा जाएगा और इसमें बहुत ही क्वालिटेटिव एजुकेशन किया जाएगा। फिर ये कक्षा 1 और 2 में अलग अलग बढ़ जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम, कक्षा 1 और 2 में अलग अलग बढ़ गया। तो ये जो हुआ ये हमारा कितने साल का हो गया, 3 से 8 वर्ष का होगा। तो इसको क्या कहेंगे, फ्लाइप कह देंगे। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेलों और गतिविधि पर आधारित किया गया है। मतलब पहले क्या होता था कि बस बच्चों को पढ़ाते जाओ, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। मतलब उनका जो ध्यान होता है अलग अलग तरह की चीज़ों में लगता रहता है। तो इसमें खेल और गतिविधि को आधार बनाया गया है इसमें। फिर ECC से जुड़ी योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन और केंद्रीय मंत्रालय, संसाधन के विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति कार्य साझा सहयोग किया जाएगा। मतलब ये सारी मिलकर क्या करेंगे, एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। फिर हम आते हैं बुनियादी साक्षरता और
संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, जो इस पे एक राष्ट्रीय मिशन की विचारधारा आई है। तो ये हम देख लेते हैं क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसमें कक्षा 5 की शिक्षा से मातृभाषा और स्थानीय क्षेत्र की अध्यापन के माध्यम के रूप में बल दिया जाएगा। मतलब जो बच्चे पहले जाते थे तो भाई उनको अगर उनकी मदर टंग ये है हिंदी है तो जो उनको जाके डायरेक्टली इंग्लिश पढ़ाया जाता था और बच्चे उसमें कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते बल्कि वो लैंग्वेज को डेवलप करने में लग जाते थे। बच्चे को कॉन्सेप्ट बनाने की जगह लैंग्वेज डेवलप करते थे। तो ऐसी चीज़ों पर हटाया गया है और हमारी चीज़ों में उसको बढ़ावा मिला है। तो एनईपी ने जो मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की एक स्थापना की मांग की है। मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा, इसकी मांग की गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा ये भी देख लेते हैं हम। राज्य सरकारों में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों मतलब जितने भी उसमें स्टूडेंट होंगे उनको बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का पता होगा। मतलब बुनियादी साक्षरता मतलब ऐसा होता है कि अगर आप कुछ पढ़वा रहे हैं किसी बच्चे को कुछ दिखा के तो पढ़ लेगा और जो भी पढ़ना है, और जो थोड़ा बहुत संख्यात्मक ज्ञान होता है उसके पास वो होगा। अब हम जब बात कर रहे थे वो भाषाई शिक्षा पे कर रहे थे, तो भाषाई शिक्षा में क्या हुआ कि मातृभाषा वाला हमने पॉइंट कर लिया है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, स्कूल के उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा और परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बात नहीं कर। चलिए अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का जुड़े सुझाव जो है उसको देख लेते हैं। तो एनईपी 2020 में ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन की प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम किया गया। देखिए पहले क्या होता था कि बच्चे को पढ़ना है तो बहुत ही एनुअल एग्ज़ाम लेके बहुत ही ज़्यादा उसमें बर्डन डालते थे और रिटर्न प्रणाली अपनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कौशल के विकास मतलब जो स्किल है, आपकी आर्ट की स्किल है, मैथ की स्किल है, जो भी स्किल है उसको डेवलपमेंट करेगा और अनुभव के आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान और व्यावसायिक शैक्षणिक विषयों पर ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। मतलब इसमें पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ जो थी पहले जो बताई गई थी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। और कक्षा 6 में जो था पहले क्या था, पहले व्यावसायिक शिक्षा शामिल नहीं थी। अब क्या कहेंगे, इसको शामिल किया गया और इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। देखिए पहले क्या था कि हमारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद मतलब एनसीईआरटी के द्वारा क्या किया गया है, एक कैरिकुलम का निर्माण किया जाएगा। जो कैरिकुलम आपको हम बता रहे हैं, देखिए कैरिकुलम जो होगा उसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2021 तैयार की जाएगी। तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि जो छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी और नियमित रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। अब देखिए बच्चे सीखते हैं, अब हम उनका क्या करते हैं, एनुअल टेस्ट ले लेते हैं। तो बच्चे एक साथ में जो साल भर का पढ़े हैं उसको पूरा अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि पूरा ईयर में वो कैसे कैसे सीखें। इसलिए कहा गया है कि नियमित का मतलब है कि मतलब लगातार आप लेते रहिए, रचनात्मक आकलन कीजिए कि उनकी क्या क्या हॉबी हैं, कैसे कैसे हैं, इस तरीके से भी आकलन आपको करना है। मतलब इस तरीके से इवेलुएट करना है बच्चे को। विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता दी गई है। मतलब बच्चों को रटन प्रणाली से हटाना है तो बच्चे एनालिसिस करते हैं, उनकी रीजनिंग एबिलिटी होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट को वो किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से उसको बताते हैं किसी को। इस चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा ध्यान रखना है। मतलब अब के जो बच्चे आएंगे तो उन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। फिर देखिए कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के स्कूली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण संचालित किए गए हैं। मतलब बहुत सारे प्राधिकरण संचालित किए गए हैं। छात्रों के समग्र विषय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षाओं को बदलाव किया है। मतलब पहले जो था तो एनुअल बहुत ही बर्डन आता था। कुछ लोग तो ऐसा होता था कि सुसाइड करने का भी सोच लेते थे कि यार 10th में फेल हो गए तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरे को नहीं जीना है। पर ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई तो कहा कि बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा इसकी वजह से बर्डन हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सेमेस्टर और बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल करने की बात कही गई है। छात्रों की प्रगति एवं मूल्यांकन के लिए मानव निर्धारक निकाय को परख नामक एक क्या होगा, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। देखिए लिखा है यहाँ पे, परख नामक एक नेशनल
असेसमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। फिर देखिए क्या है कि छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन, छात्रों के भविष्य से जुड़े सहायता के लिए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI नामक सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शिक्षक प्रणाली से जुड़े सुधार क्या क्या हैं, उसको भी देख लेते हैं। शिक्षकों को नियुक्ति प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करने के लिए समय के लिए कार्य माध्यम का आकलन आधारित पदोन्नति, मतलब उसके लिए कोई एग्ज़ाम करवाएंगे ये लोग, फिर उसके बाद जो उनका पदोन्नति होता है, जैसे ज़्यादा दिन के टीचर हो जाते हैं तो उनका पदोन्नति होता है, जैसे टीचर है तो सहायक अध्यापक है तो उसको हेडमास्टर बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उसके लिए क्या किया जाएगा कि मतलब पारदर्शी की प्रक्रिया का पालन करते हुए आकलन किया जाएगा, तो पदोन्नति होगी। फिर क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में NCERT के परामर्श के द्वारा अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूप का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का टीचर एजुकेशन, मतलब पहले क्या होता था कि जो नई नई स्किल्स आई हैं अब उसको जो पुराने टीचर हैं वो तो जान नहीं रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया गया है, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन जो है वो बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ये चीज़ें हैं। फिर वर्ष 2030 तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed का डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। मतलब कोई भी टीचर बनना चाहता है तो उसको ये डिग्री चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं उच्च शिक्षा पे। उच्च शिक्षा का क्या है ये देख लेते हैं। तो NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को सकल नामांकन अनुपात क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 26% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य किया गया है। इसके साथ देश के शिक्षण में 3.5, ये देखिए कितनी खुशखबरी की बात है आपके लिए और सभी बच्चों के लिए जो अभी आएंगे इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। मतलब इतनी करोड़ सीटों को जोड़ा जाएगा, इसका मतलब एजुकेशन में कुछ अच्छी व्यवस्था होगी और एजुकेशन भी को बढ़ावा भी मिलेगा, इसका तो यही है। फिर देखिए NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। मतलब स्नातक पाठ्यक्रम में जो सुधार करने चाहिए थे उसमें भी इसमें देखा गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों तक पाठ्यक्रम को जोड़ सकेंगे और उन्हीं के अनुरूप, मतलब आप ये है कि आप कोई एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि MSc कर रहे हैं और आपको बदलना है तो आपको 1 वर्ष में सर्टिफिकेट मिल जाएगा BSc का। फिर 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, फिर 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री मिल जाएगी जो बैचलर डिग्री होती है। फिर 4 वर्षों के बाद तो रिसर्च वाला होता है उसकी डिग्री आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कुछ बच्चे करते हैं तो उनको समझ नहीं आता है, 2 साल बाद उन्हें छोड़ना रहता है तो लगता है यार पूरी BSc खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी आई हैं। मतलब विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में अंकों को क्रेडिट और डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग छात्रों को प्रदर्शन आधार उनके क्रेडिट प्रदान करेगा। नई शिक्षा नीति के MPhil की डिग्री समाप्त है। जो भी लोग MPhil करते थे उसकी डिग्री समाप्त हो गई है। अब भारत के उच्च शिक्षा आयोग की बात कर लेते हैं हम। तो चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। फिर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों को प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों को निर्धारित किया गया। मतलब विनिमय हेतु, मतलब जो भी खर्चा करने के हेतु, विनिमय हेतु किसका किया गया है, विनिमय हेतु NHERC मतलब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसलिंग का किया गया है। मानक निर्धारण समान शिक्षा परिषद के लिए जनरल एजुकेशनल काउंसलिंग का किया गया है। वित्त पोषण उच्च शिक्षा परिषद के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसलिंग का किया गया है। और प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद ऐसे NAC का किया गया है गठन। ठीक है, महाविद्यालयों के संबद्धता को 15 वर्षों में समाप्त किया जाएगा और क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना होगी। इसमें देखिए सबसे अच्छा क्या है, जो हमारी महाविद्यालय ले लेते थे मान्यता, ठीक है, मान्यता ले लेते थे, वो अपने एजुकेशन सिस्टम में मान्यता लेने के बाद कोई भी सुधार नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो बच्चे हो रहे थे, तो बच्चे जो पढ़ रहे थे उनका हनन हो रहा था। तो इस तरीके से इसको देखते हुए उनकी मान्यता पे चरणबद्ध मतलब स्टेज वाइज किया जाएगा। फिर देश में IIT IIM के समकक्ष
जो वर्ल्ड के बहुविषय शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों को मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अब देख लेते हैं हम अन्य सुधार क्या क्या हैं। शिक्षा के मूल्यांकन, आप देख लीजिए शिक्षा पे किया गया, उसके मूल्यांकन पे किया गया। योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र की तकनीकी प्रयोग के विचारों को स्वतंत्र आदान प्रदान और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम नामक एक स्वायत्त निकाय का स्थापना की जाएगी। चलिए, तो थैंक यू स्टूडेंट।